देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरीड इंडिविजुअल की। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, चाहे कॉर्पोरेट में काम करते हैं, चाहे गवर्नमेंट में काम करते हैं, क्या कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे एनपीएस में कंट्रीब्यूट करती है? अगर करती है तो आपकी जो डिडक्शंस है वो 80 सीसीडी 2 सेक्शन के अंडर आते हैं। सबसे पहले और सबसे सिंपल यही है, इसमें आप अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहे हैं, कॉर्पोरेट कंपनी आपके बिहाफ पे जमा करा रही है या फिर आपकी जो गवर्नमेंट है ये जमा करा रही है। अब ये कितनी टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट इसके अंदर अवेलेबल है? सबसे पहले तो जो लिमिट अवेलेबल है वो 80 सीसीडी 1 के ओवर एंड अबव है। 80 सीसीडी 1 को अभी हमने कवर नहीं किया है, इसको एक बार के लिए साइड में रखते हैं, वापस आके इसके ऊपर नजर डालेंगे कि क्या फंडा था इसका। तो डिडक्शन कितनी अवेलेबल है? अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपके लिए 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए उतनी आपके पास एग्जम्पशन अवेलेबल है। यानी कि आपका जो भी ईयरली टोटल एनुअल सैलरी आती है उसका आप 10% निकाल लीजिए बेसिक प्लस डीए करके, जितना भी अमाउंट आता है वो सारा का सारा अमाउंट, कोई ऊपर सीलिंग नहीं है, वो पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपका वो जो लिमिट है वो 14% हो जाती है। पहले ये लिमिट 12% थी, मगर इसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के अभी हाल ही में 14% कर दिया है। तो बल्ले बल्ले आपको 14% गवर्नमेंट आपके हिसाब से आपके बिहाफ पे एनपीएस में पे कर रही है और आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना है। एक छोटे से एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मानते हैं अगर आपकी बेसिक प्लस डीए है 40,000 रुपये मंथ की, तो इसका 10% अगर हम करते हैं तो आता है 4,000 रुपये, और अगर हम इसका करते हैं 14% गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो वो आता है 5,600 रुपये। ये पूरा का पूरा पैसा जो है कॉर्पोरेट या फिर गवर्नमेंट जमा करा रही है, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये टैक्स पहले ही इससे ये टैक्स लगने से पहले ही पैसा कट जाएगा, तो आपको इसके ऊपर कोई भी अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। यानी कि पूरा का पूरा पैसा, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो आप सोचिए कि पूरा पैसा आपका बच गया। वो 4,000 रुपये या 5,400 रुपये के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब उन लोगों की बात करते हैं जो कि सैलरीड इंडिविजुअल नहीं है, यानी कि जिनका अपना काम है, या फिर एनआरआईज। एनपीएस के अंदर एनआरआई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एज पर इनकम टैक्स रूल्स। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या एनआरआई हैं तो आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जो लिमिट आएगी वो आती है 80 सीसीडी 1 सेक्शन के अंडर। और 80 सीसीडी 1 80C सेक्शन की सब लिमिट है। 80C सेक्शन सबसे पॉपुलर सेक्शन है जिसके अंडर आप इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हैं, पीएफ, पीपीएफ, जितने भी आप ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ये सेक्शन 80C जो कि 1.5 लाख की लिमिट होती है उसके अंडर करते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड और एनआरआईज जो हैं अगर वो एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट वो रिबेट पा सकते हैं सेक्शन 80 सीसीडी 1 के अंडर, लेकिन उसकी भी लिमिट है। लिमिट कितनी है? जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। यहाँ भी हमने 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए कहा था, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में सीसीडी 1-2 में कोई सीलिंग नहीं है, कितना भी पैसा आप जमा करा सकते हैं। लेकिन इसके केस में 80 सीसीडी 1 के केस में 1.5 लाख रुपए की लिमिट है जो कि मैक्सिमम है सेक्शन 80C के अंडर, उससे ज़्यादा आप रिबेट नहीं पा सकते हैं। तो इसको अगेन एक छोटे से एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि मानते हैं आपने पीपीएफ के अंदर अगर जमा कराए हैं 50,000 रुपये 1 साल के अंदर, तो उस साल आप एनपीएस के अंदर मैक्सिमम 1 लाख रुपए ही डिपॉजिट करा सकते हैं अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, और ये 80 सीसीडी 1 के अंडर आता है। यानी कि आपकी टोटल 1.5 लाख की लिमिट हो जाएगी। आप 1 लाख रुपए अगर एनपीएस में कराते हैं और पीपीएफ में 50,000 रुपये कराते हैं तो आपकी 1.5 लाख रुपए की लिमिट कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं वापस से 80 सीसीडी 2 के अंडर। यहाँ हमने कहा था ओवर एंड अबव दोज ऑफ सेक्शन 80 सीसीडी 1। इसका मतलब आप इसके अंदर भी जमा करा सकते हैं और उसके अंदर भी जमा करा सकते हैं। उसके मतलब आप 80 सीसीडी 1 में भी जमा करा सकते हैं, 80 सीसीडी 2 में भी करा सकते हैं, या कट के आपका डल सकता है पैसा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं। फिर एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं एक सैलरीड एम्प्लॉई हूँ, मुझे इन्वेस्ट करना है सेक्शन 80C के अंडर, तो मैंने एनपीएस के टियर 1 अकाउंट में पैसा डाल दिया, और अगर मैं मेरे कंपनी से भी पैसा कट रहा है तो 80 सीसीडी 2 के अंडर पैसा कट रहा है। तो यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। 80 सीसीडी 2 के अंडर कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि अगर आपने 80C के अंडर पैसा डाल रहे हो तो आप वहाँ से ही पैसा डाल सकते हो। आई होप ये क्लियर होगा। अगर कन्फ्यूज़न हो तो मुझे एक बार आप कमेंट सेक्शन में डाल के क्वेश्चन वापस से पूछ लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक एनआरआई नहीं है या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, एक आप सैलरीड एम्प्लॉय भी नहीं है, तो फिर आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये किस केस में? अगर आप एक फॉरेन नेशनल है तो वो एनपीएस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब कुछ और चीज़ों पर नज़र डालते हैं कि क्या आपको थोड़ा और टैक्स बेनिफिट चाहिए। यानी कि एक हमने देखा आपके कंपनी पे कर रही है, एक है आप खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं।
और 1.5 लाख रुपए की लिमिट होगी। अब 1.5 लाख की लिमिट के बियॉन्ड अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो वो कर सकते हैं हम 80CCD 1B के अंडर, जो कि बहुत पॉपुलर है कि 50,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 80CCD 1B के अंडर, और ये लिमिट 1.5 लाख से ऊपर है। इसके बारे में काफ़ी लोगों को डाउट रहता है या क्वेश्चन रहता है कि 1.5 लाख रुपए से ऊपर मैं इसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर मैंने एनपीएस टीयर 1 में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है क्या मैं तब भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो उसका जवाब है हाँ, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, तब भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं लिंक यहाँ पे छोड़ दूंगा जहाँ पे आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए 80CCD 1B में इन्वेस्ट करने के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप 80CCD 1 या 80CCD 2 के थ्रू आपने इन्वेस्ट किया हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके पास एक और तरीका है पैसे सेव करने का। अगर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि ये 2020 के अंदर ये पर्टिकुलर रूल आया था कि वो टीयर 2 के अंदर भी टैक्स सेवर अमाउंट या टैक्स सेवर टाइप से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टीयर 2 में टैक्स सेविंग नहीं होती है, हर बार हमने सुना है, लेकिन 2020 में रूल थोड़ा सा चेंज हो गया था सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और टीयर 2 के टैक्स सेवर में भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर अब हम नजर डालते हैं। टीयर 2 का जो टैक्स सेवर स्कीम है ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। क्या ये मैंडेटरी है? नहीं, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो इन्वेस्ट करें, चाहे तो आप इन्वेस्ट ना करें। लेकिन इसका फ़ायदा या फिर नुकसान क्या है? इसका पहली बात तो लॉक इन पीरियड मिलेगा, जैसा आपको ELSS में मिलता है। 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड है, और ये सेक्शन 80C के अंडर ही आता है। आपको याद होगा हमने पीछे देखा था कि यहाँ पे 80CCD 1 के अंडर जो अमाउंट है ये भी जो है आ रहा था हमारा 80C के अंडर, यानी कि 1.5 लाख की लिमिट के अंदर। ये भी आ रहा है 1.5 लाख की लिमिट के अंदर। तो फ़र्क क्या हुआ या फ़ायदा क्या हुआ? देखिए, ऐसा है कि अगर हम 80CCD 1 के अंडर अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा जाता है हमारा टीयर 1 अकाउंट में। जो भी पैसा आपका टीयर 1 अकाउंट में जाता है उस पैसे को आप आपकी रिटायरमेंट तक निकाल नहीं सकते हैं। 60 साल तक की एज, यूजुअल केस के अंदर, अनटिल एक्सेप्शनल सिनेरियो है, आप 60 साल की एज तक उस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पैसा जो आप डाल रहे हैं ये टीयर 2 में डाल रहे हैं, और 3 साल के लॉक इन पीरियड जब खत्म हो जाएगा, 3 साल के बाद आप इस पूरे पैसे को वापस निकाल सकते हैं। है ना मजे की बात? है ना बढ़िया? आपने यानी कि पैसा इन्वेस्ट किया, जैसे आप ELSS में करते हैं या फिर आप कहीं और इन्वेस्टमेंट स्कीम में करते हैं, 3 साल बाद अपना पैसा निकाल सकते हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? मिनिमम 1,000 रुपये और 250 रुपये की सब्सिक्वेंट इसके अंदर ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, यानी कि 250 रुपये के मल्टीपल में होनी चाहिए। मैनेज कौन करेगा फंड? आप जो फंड मैनेजर आप चूज करना चाहे वो कर सकते हैं। कितना इन्वेस्ट होगा वो लिमिट यहाँ पे देख रखी है, आप देख सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ नहीं है, यानी कि 3 साल से पहले आप इस पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। जैसे हमने देखा है 5 साल की टैक्स सेवर FD होती है उस तरीके से, या फिर हमने जो देखा है कि अगर आप PPF में पैसे डाल देते हो तो जब तक आपका PPF का अकाउंट मैच्योर नहीं होता तब तक आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। उसी तरीके से इस केस के अंदर भी आप पैसे को तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि उसकी पूरी की पूरी लिमिट नहीं हो जाती है। छोटा सा वीडियो बनाया था, आई होप यहाँ से आपके पास NPS के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। कितना, कहाँ, कैसा इन्वेस्ट करके उसका बेनिफिट लेना है। वीडियो पसंद आया शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि NPS में बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक पे क्लिक करना मत भूलना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर दबाना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं। तो जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।